नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबकी बात। मित्रों, आप सबकी बात का शुरुआत इस बात से कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और नरेंद्र मोदी भारत महान के सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक के रूप में उभरे हैं और हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया बने हैं, तब से देश दुनिया में भारतीय पासपोर्ट का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय पासपोर्ट का महत्व का असर आप इस बात से लगाइए कि जो यूक्रेन में हमारे भारतीय विद्यार्थी या भारतीय नागरिक फंसे थे, उनको जब लाया जा रहा था विभिन्न मार्गों से, विभिन्न प्रयासों से, तो उन सब ने भारत महान के इस पवित्र भूमि पर उतर करके एक ही शब्द का इस्तेमाल किया कि मुझे कोई डर नहीं था, मुझे पूरा भरोसा था कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अभी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आसीन हैं। हमारे पासपोर्ट का कदर पूरे दुनिया में बढ़ा है और हमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा प्रधानमंत्री हमको सकुशल अपने वतन वापसी करा देगा। मित्रों, युद्ध का परिणाम क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। भारत के प्रधानमंत्री रूस को खुश करेंगे या यूक्रेन को उकसाएंगे ये वो जाने, क्योंकि उसके लिए उनके पास विशेषज्ञों की टीम है। विदेश मंत्री के रूप में विदेश सेवा का एक पुराने अधिकारी हैं जिसको देश दुनिया में कूटनीतिक ज्ञान है। एक राजनयिक रूप में कई देशों में विदेश मंत्रालय में सेवारत रहने की वजह से, तो अभी के जो विदेश मंत्री हैं उन्हें अधिकारियों पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। उनका स्व विवेक भी बहुत ज्यादा है, उन चीजों के बारीकियों को समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई आदमी गृह मंत्री हो और वो तोप टैंक चलाना, बंदूक चलाना जानता होगा, तो उसको इस बात का ज्ञान होगा। इस वजह से हमें इस बात की संतुष्टि है कि विदेश मंत्री के रूप में आसीन व्यक्ति कभी विदेश मंत्रालय में सचिव थे, भारतीय विदेश सेवा के एक प्रतिष्ठित, नामजद और शानदार कार्यकाल निभाने वाले अधिकारी रहे हैं। तो वो उनका कूटनीतिक ज्ञान मुझसे बहुत ज्यादा है। मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, ना ही ये मेरा मुद्दा है, क्योंकि मुझे इस पर कोई ज्ञान नहीं है। तब जबकि भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के नेता विपक्ष को या भारत के कूटनीतिक राजनीतिक लोगों को सलाह देने के लिए विदेशी मामलों के बहुत सारे जानकार लोग उपलब्ध हैं, अपना सेवा देने के लिए, अपना सलाह बताने के लिए। और भारत के प्रधानमंत्री जरूर इस चीज को देखेंगे, उनसे पूछेंगे और पूछ करके जो सर्वमान्य निर्णय भारत के हित में होगा उसी को अपनाएंगे। वो रूस को खुश करना और यूक्रेन को उकसाने जैसी काम नहीं करेंगे। वो करेंगे जिसमें हमारे भारत का सम्मान बढ़े, हमारे भारत का काम आवे, हमारे भारत के फायदेमंद में हो। मित्रों, मेरा आज बात इस बात पर नहीं था कि हमारा प्रधानमंत्री रूस को खुश करेंगे, यूक्रेन को उकसाएंगे। आज इस बात पर था कि मुझे बड़ी खुशी है कि आज भारतीय पासपोर्ट का सम्मान क्या है। आपको जान करके खुशी होगी कि रूसी सेना और रूस के राजनयिकों ने अपने प्रधानमंत्री को यह आश्वस्त किया कि आपके जो लोगों के हाथ में तिरंगा होगा उन पर किसी तरह का हमला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर आप सड़क मार्ग से निकालना चाहें, निजी वाहनों से निकालना चाहें, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन के वजह से एयर रूट बंद है, हवाई जहाज से आप नहीं आ सकते। तो जो जहां से होगा वहां यूक्रेन के सीमावर्ती राज्य में प्रवेश करे। उसका पहचान इस बात से होगा कि उसके हाथ में भारत महान का पवित्र तिरंगा झंडा होना चाहिए। हमारी सेना उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। यूक्रेन से भारत आए जत्थे से जब एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं भारत का नागरिक हूं और भारत में नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व देने वाला प्रधानमंत्री है। उनका कहना था कि यूक्रेन के उस जगह जहां से वो रहते थे वहां से बॉर्डर तक आने में कई जगह चेकिंग हुई, क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा है तो फोर्स डिप्लॉयड होगी,
तरह तरह की खुफिया एजेंसी डिप्लॉयड होगी, रूस की सेना की बमबारी होगी, यूक्रेन की सेना का जवाबी कार्रवाई होगी। ये तो युद्ध भूमि में चलता ही रहता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने कहा कि हमको हमारे तिरंगा झंडा हमारे बस पर लगा था तो कहीं कोई चेकिंग नहीं हुई, निर्विवाद रूप से हमारे गाड़ियों को सीमा के बाहर जाने दिया गया। सीमा पर भारतीय अधिकारियों ने इमिग्रेशन का कार्यक्रम किया, पासपोर्ट की जांच की। वो जरूरी भी है क्योंकि कोई बाहरी घुसपैठ तो इस आड़ में ना आ जाए, क्योंकि हमेशा से देशद्रोही लोग, उपद्रवी लोग और देश के दुश्मन ऐसी सब चीजों को, ऐसे सब समयों का इंतजार करते रहते हैं जब उन्हें आसानी से घुसपैठ कराने का मौका मिल सके। तो हमारा सजग प्रहरी को इस बात की ताकीद कर लेना परम जरूरी है कि इसमें कोई घुसपैठ तो नहीं हो रहा है, कोई देशद्रोही अपने मंसूबे को तो नहीं ना अंजाम दे रहा है। मित्रों, भारत के प्रधानमंत्री का मैं गुणगान करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो कहना पड़ेगा। आज जब सोशल मीडिया पर यह पोस्ट पढ़ा, समाचारों पर यह खबर आया कि जी इंडियन स्टूडेंट ऑन बोर्ड लिखा हुआ बस पर ना तो कोई पक्ष विपक्ष के कोई सेनाओं ने कोई फायरिंग की, ना ही कोई अधिकारियों ने कोई जांच किया, ना ही उनको डिस्टर्ब किया, वो आ गए तो सीना चौड़ा हो गया, वोट देने का कीमत वसूल हो गया। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हो रहा है। ये बात अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य है कि ये नरेंद्र मोदी को पुनः स्थापित करने के लिए हो रहा है। जो देश दुनिया में प्रतिष्ठा अभी बनी हुई है उसमें और ज्यादा इजाफा करने के लिए हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का हाथ मजबूत होता है तो देश दुनिया में नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत होगा। आज उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ समाचार चैनलों पर जो बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो बयान दे रहे हैं या लोग जो उनसे पूछ रहे हैं, उनमें दो बातें वो बड़ी प्रमुखता से कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 40 से 50 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने घर आवंटित किया है, जो ना तो किसी जाति को किया है, ना किसी धर्म को किया है, ना ही किसी विशेष समुदाय को किया है, ना ही किसी क्षेत्र को किया है। वो उनको किया है जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और भूमिहीन है, जो आवासहीन है। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है। मतलब भूमि आवंटन और किसी तरह की सरकारी सुविधा देने के लिए जात, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, समुदाय और इलाका को ध्यान में नहीं रखा गया। सिर्फ ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश का नागरिक है और इसके पास रहने के लिए आवासीय परिसर नहीं है। आज आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि बहुत सारे मुसलमान, जिनको ये प्रचारित किया जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है, ये तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और ओवैसी के वोटर है, उन चीजों को, इस चीज को झुठलाया है मुसलमानों ने। और बहुत सारे बुजुर्ग मुसलमान से लेकर के युवा वर्ग का मुसलमान सार्वजनिक रूप से आकर के कह रहा है कि अखिलेश के यादव में तो हमें गुंडई मिली, अत्याचार मिला, बदमाशी मिली, लेकिन योगी जी के सरकार में, योगी जी के कार्यकाल में हमको सम्मान मिला, जीने का अधिकार मिला और सबसे बड़ा बात कि नागरिक होने का प्रमाण मिला। मित्रों, इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में मैं समझ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का हाथ मजबूत करना सीधे मोदी का हाथ मजबूत करना है। और मोदी का हाथ मजबूत करना मतलब अगर यूक्रेन रूस जैसा कहीं और दुनिया में विवाद होता है तो उस पर भारत के प्रतिष्ठा में चार चांद लगेगा, क्योंकि वो भारतीय पासपोर्ट का सम्मान बढ़ेगा। आपको बिना रोके, बिना टोके, निर्बाध रूप से अपने वतन वापसी में मार्ग प्रशस्त होगा। मित्रों, यूक्रेन रूस विवाद क्या है ये जानना जरूरी नहीं है। यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई उचित है या अनुचित है ये जानना जरूरी नहीं है। जो यूक्रेन ने रूस के साथ रिटेलिएट करके जो कह रहा है वो जानना जरूरी नहीं है। इसमें अपने मतलब की चीज जानना जरूरी है। दो तीन बातें आपको बताऊं। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। देखिए, आज समाचार चैनलों पर दो बातें बड़ी प्रमुखता से बताई गई। पहला बात कि अमेरिका, जो कि हमेशा से पीठ पर छुरा भोंकने और हमारे भोजपुरी में कहते हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पर भगवान भला करेगी की नीति अपनाता है। पहले उसने अफगानिस्तान में नीति अपनाई,
अब अफगानिस्तान से खदेड़ दिए जाने के बाद मुट्ठी भर लड़ाकों ने, जिनके पास अपना आयुध कारखाना नहीं है, हथियार बनाने का कोई प्रशिक्षण नहीं है, उनके पास से भी ये मुकाबला नहीं कर सके और हार करके भागना पड़ा, मुंह छुपा के भागना पड़ा। फौज को रात के अंधेरे में आम नागरिक को रनवे पर रौंदते हुए जहाज उड़ा के भागना पड़ा। तो वो अभी क्या करेगा, ये स्थिति समझ में आ रही है। उसने यूक्रेन को उकसाया ताकि रूस के साथ इंटरप्रिलेशन किया जा सके और हमारा उल्लू सीधा किया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति को उन्होंने एक ऑफर दिया कि आप मुंह छुपा के हमारे तरह से रात में भाग जाए, हम आपको फ्री स्पेस देने का या सुरक्षित निकाल लाने का बंदोबस्त करेंगे। सुना है कि यूक्रेन के जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो फिल्मों में और टीवी सीरियल में कॉमेडियन का काम करते थे, लेकिन वो मस्खरी का आदमी असल जीवन में हीरो है और जीवट आदमी है। उस टीवी पर आकर के अपने सोशल मीडिया पर सेल्फी, उन्होंने जो वीडियो बनाया वो सेल्फी का वीडियो है, मतलब वो कोई कैमरामैन उनका वीडियो शूट नहीं कर रहा, वो स्वयं, क्योंकि हम लोग तो फेसबुक लाइव वगैरह करते रहते हैं तो हमें कैमरे के पोजीशन से पता है कि कोई आदमी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो प्रॉपर ट्राइपॉड पर अपने मोबाइल को रखा हूं, इसीलिए मेरी तस्वीर नहीं हिल रहा है। वो बाकायदे इस एंगल में ऐसे बात कर रहे थे। वो उन्होंने फेसबुक लाइव आ करके, सोशल मीडिया पर लाइव आ करके देशवासियों को, साथ अमेरिका को भी नसीहत दिया कि हमें भागने की नसीहत ना दें, हम अंतिम बूंद तक लड़ेंगे, यूक्रेन के लिए मरेंगे। उन्होंने अपने फौज के आला कमांडरों का परिचय कराते हुए कहा कि कौन कहता है कि हमने फौज को दबू होने का पैगाम दिया है, हम अपने फौज के साथ हैं और अगर आप मेरा मदद करना चाहते हैं तो मुझे भगाने के प्रयास ना करें, हमें हथियार दीजिए और हम हथियार की अभी आवश्यकता है, युद्ध भूमि में हथियार से लड़ा जाता है। मित्रों, ये नसीहत है भारत महान के उन महान नागरिकों के लिए जो जब युद्ध में कहीं हमारा भारत कहीं ऑपरेशन करता है तो हमारे अपने आला नेता भारत से सबूत मांगते हैं। आज यूक्रेन का एक भी नागरिक अपने राष्ट्रपति से सबूत नहीं मांग रहा है, ऐसी कोई खबरें नहीं आई है। ना ही रूस का कोई आम नागरिक अपने पुतिन से सबूत मांग रहा है। हाँ, रूस में लोकतंत्र है। यूक्रेन पर हुए कार्रवाई पर रूस के आम नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने राष्ट्रपति को कहा कि यूक्रेन पर हमला ठीक नहीं है, मानवता के लिए उचित नहीं है। ये ठीक बात है, ये चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी कार्रवाई का विरोध करें, अपने शासन का विरोध करें, अपने सरकार का विरोध करें, ये लोकतांत्रिक मर्यादा है और लोकतंत्र के उसूल के अंदर है। लेकिन किसी एक नागरिक ने भी रूस का या यूक्रेन का या अपने राष्ट्राध्यक्ष से ये नहीं कहा कि हमको सबूत दो कि तुमने बॉम्बिंग किया है, हमको सबूत दो कि तुमने क्या किया है। आदरणीय नवनीत चतुर्वेदी जी बड़ा महाज्ञानी आदमी है और विप्र शिरोमणि है, पत्रकारिता के पुरोधा है और राजनयिक पत्रकारिता के लिए बड़े मशहूर आदमी है। मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमें यही सीखना चाहिए कि यूक्रेन का एक एक बच्चा अपने आप को युद्ध में झोंक दिया है और अपने सरकार के साथ है, उसने सरकार का विरोध नहीं किया है। हम 130-135 करोड़ देशवासी अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो हम अपने सरकार पर सवाल करने लगते हैं। इस समय इस बात की सीख लेने की जरूरत है कि मुट्ठी भर छोटा सा देश यूक्रेन अगर अपने आप को युद्ध में झोंकने को तैयार है तो हम फिर क्यों। आदरणीय नवनीत चतुर्वेदी जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन को पढूं, हमारे लिए तो लाभप्रद होगा। आप भी लाभ उठाइए, आंकड़े उठा लीजिए, व्हाट्सएप का ज्ञान मत दिया करें। पिछले 7 सालों में रैंकिंग डाउन हुई है, बढ़ी नहीं है। आदरणीय नवनीत चतुर्वेदी जी, मैं फेसबुक की ज्ञान की बात नहीं कर रहा। मैंने जैसे कि पहले कहा कि आप ज्ञानी आदमी हैं और हमारा आपका ज्ञान में तो कोई तुलना ही नहीं है। मैं आंकड़ेबाजी की भी बात नहीं कर रहा हूं। और 3 बातें नवनीत चतुर्वेदी जी आपसे पूछूंगा, सिर्फ 3 बात। मुझे एक सिनेमा का गाना याद आ रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है 70-75 सालों में। हालांकि वो 17-18 साल का कह रहा था तो वो लड़का लड़की का मामला था। चूंकि अब ना मैं लड़का हूं ना ही मुझे अब लड़की की आवश्यकता है, तो मेरा गाने का शब्द बदल गया है कि ऐसा पहले बार हुआ है 70-75 सालों में। क्या पहली बार हुआ है? हमारा अभिनंदन को पाकिस्तान ने अभिनंदन करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारत के शक्ति और वर्तमान नेतृत्व के आगे पाकिस्तान झुका और विद इन 24 आवर सम्मान उसको भारत को सौंपा बिना कोई खर्च लाए हुए। जब अभिनंदन
का प्लेन क्रैश हुआ और वो पैराशूट से जंप किए, पाकिस्तान सीमा में चले गए हवा के दबाव में या क्या है वो अलग बात है। तो जो स्थानीय लोग उनको देखे और भारतीय पायलट समझ करके जो हमले को किया, जब पाकिस्तान फोर्स आ गई और टीवी में और सोशल मीडिया में ये बात चल गया कि वहां का एक पायलट पकड़ा गया है, तब से नरेंद्र मोदी का फोन इमरान खान को गया और इमरान खान ने अपने पार्लियामेंट में कहा कि अगर हम अभिनंदन को नहीं वापस करते तो इंडिया हम पर हमला कर देता और हमारा समूह नष्ट हो जाता। ये मैं नहीं करवा रहे नवनीत चतुर्वेदी जी, ये इमरान खान ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहा है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि शायद इमरान खान वो 5 किलो चावल, 2 किलो तेल और 2.5 लाख रुपया मकान के लिए मिलने वाले कीमत पर किया है, तो फिर बधाई के पात्र हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि उन्होंने इमरान खान को भी तेल और के खेल में फंसा दिया और अपना गुणगान करवा लिया, जैसा कि आप मुझ पर कहिए कि सोशल मीडिया के ज्ञान से मैं बोल रहा हूं। दूसरा आदरणीय नवनीत चतुर्वेदी, मेरा प्रश्न है कि क्या अभी 70-75 सालों में अभी ऐसा हुआ है, कभी युद्ध हुई है और भारत के नागरिक को ये कहा गया है कि आप तिरंगा झंडा अपने हाथ में लीजिए, अपने बस पर तिरंगा लहरा दीजिए, तो कोई फोर्स, कोई एजेंसी जांच नहीं करेगी, कहीं रोका नहीं जाएगा? ये मैं नहीं कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा, ये वो लोग आम समाचार चैनलों को कहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, उस बसों में से हंसते खिलखिलाते हुए वीडियो डाले हैं वो सब। एक लड़का तो हंसता हुआ वीडियो डाला, पत्रकार ने उसको पूछा कि भाई आप हंस क्यों रहे? बोला मैं हंस रहा हूं, मैं बड़ी प्राउड फील कर रहा हूं कि अभी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और उनके प्रधानमंत्री होने का मतलब यह है कि हमारी गाड़ी को कहीं नहीं रोकी गई, कई जगह चेक पोस्ट हुआ, जैसे वो तिरंगा देखते थे फट से चेक पोस्ट हटा लेते थे कि बस को डिस्टर्ब ना होना पड़े, जल्दी से जल्दी सीमा पार करो। ये क्या 70-75 सालों में इसके पहले कभी हुआ है? हमारे विदेश राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह साहब स्वयं गए थे विदेश से लाने के लिए, एक जगह जब हुआ था तो वो स्वयं जहाज में गए थे और भारत ही के नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों को भी वो जहाज में लेकर के आए थे। ऐसा 70-75 साल में हुआ है कि कोई विदेश मंत्री स्वयं किसी को लेने के लिए गया हो? ऐसा कभी हुआ है? आदरणीय नवनीत चतुर्वेदी जी, आपको ये बात माननी पड़ेगी। अब ना माने, आप इस टाइम एक विरोधी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हैं और अब आप पार्टी पत्रकार हैं, इसलिए आपको पक्षकार कहूंगा, ये आपका तौहीन नहीं है। राजनीति में सक्रिय होना किसी का भी हक है और आपने तो दिल्ली में चुनाव लड़ा था और अपना भाग्य आजमाने की कोशिश किया था, लेकिन आपका दुर्भाग्य ये था कि आप नरेंद्र मोदी के लाहौर में चुनाव लड़ गए। लाहौर में तो मोदी के सुनामी में अच्छे बह गए, आपका राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो बह गए। तो बाकी तो भोजपुरी में कहते हैं, आपको भोजपुरी आती है कि बड़ बड़ हाथी दहाया जाए गधा कहे कथित पानी। तो जब इतने बड़े बड़े सूरमा बह गए उसमें, तो आपका बहना बहुत शर्म और संकोच की बात नहीं है। आप बधाई के पात्र हैं कि आप नरेंद्र मोदी के लहर में लोकसभा का चुनाव लड़ने की साहस किया, नहीं तो आपकी पार्टी में तो कईयों ने साहस ही नहीं किया, कहा कि चुनाव में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि प्रणाम उनको पता था। एनीवे, मैं आपको अपना प्रणाम कर पेश करता हूं। आप अपना आशीर्वाद बनाए रहिएगा। आप लोगों से हमें सीखने को मिलता है और आप ही लोगों की वजह से मुझे अपने प्रधानमंत्री के विषय में जानने को मिलता है। हम जानते हैं, अगर आप जैसे लोग प्रधानमंत्री का आलोचना ना करें तो मैं प्रधानमंत्री की गतिविधियां जानने का प्रयास ना करूं, यूट्यूब पर पिक्चर देख लूं, वीडियो देख लूं, अपनी बनाई वीडियो को दोबारा सुन करके आनंद ले लूं, लेकिन कई बार आप लोगों को जवाब देने के लिए उनके विषय में जानना पड़ता है और जानना पड़ता है तो ये समझ आती है कि अभिनंदन को विद इन 24 आवर निकालने का कारनामा पहली बार हुआ है 70-75 सालों में। नहीं तो भारत बांग्लादेश की आजादी में जो मुक्ति वाहिनी की मदद में भारतीय फौजें गई थी चिटगांव तक, जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 टुकड़ा में बना था और एक आजाद देश बांग्लादेश का स्थापना हुआ था, उस वक्त हमारी फौज के अधीन लाखों फौज पाकिस्तान की थी। एक फौजी, अभी वे बड़े बड़े मूछ वाले पंडित जी देख रहे हैं, ये बड़े वाले, हाँ मिश्रा जी नमस्कार, ये बड़े वाले मूछ वाले जो पंडित जी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आदरणीय प्रेम द्विवेदी जी, ये भी फौजी हैं और मिलिट्री का अफसर रहे हैं।
तो इन हमसे ज्यादा जानते होंगे, बड़ा प्राउड मूवमेंट के ये सदस्य भी रहे होंगे, उस टाइम ये फौज में रहे होंगे। हालांकि मैं नहीं जानता कि वो फौज में हिस्सा लिए थे या फौजे में थे, लेकिन ये फौजी हैं। और कहा जाता ना कि एक बार फौजी हो हमेशा फौजी, ऑलवेज वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। तो मैं ये आदरणीय प्रेमचंद द्विवेदी जी को सादर प्रणाम करते हुए आपको इनके माध्यम से बताता हूं कि लाखों फौज घुटने पर थी पाकिस्तान की। अगर उस वक्त का तत्कालीन नेतृत्व चाहता तो पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान लिखवा लेता और उसको एक कबीला दे करके छोड़ जाता, वो घुटने पर थे, वो कर जाते। लेकिन विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार पाने और दुनिया में अपनी वाहवाही लेने के लिए उन्होंने उनकी गिरफ्तार की फौजों को तो छोड़ दिया, लेकिन अपने फौज वहां पर फंस गए थे उनको लेकर के नहीं आए। इस पर कितनी लेख लिखी गई है, कितनी पिक्चरें बनी गई है, और कितने लोग आज भी दर दर भटक रहे इस आस में कि कहीं कोई सूचना आ जाएगी कि 1971 वार में जो भारत पाकिस्तान के दौरान युद्ध हुआ था, उसमें जो वहां पर युद्धबंदी थे वो किसी न किसी चैनल के माध्यम से आ जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया कि आपका कोई एक भी बंदी हमारे यहाँ है, लेकिन ये भारत महान के तत्कालिक नेतृत्व को महान बनने की बीमारी में हमने लाखों फौजियों को वापस भेज दिया, लेकिन वहां से एक भी नहीं ले गए। और अभी का फर्क देखिए नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कि नरेंद्र मोदी का एक अभिनंदन गया और वहां के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने संसद में कहना पड़ा कि अगर अभिनंदन को हम नहीं छोड़ते तो इंडिया हमला कर देता और हमारा समूल नष्ट हो जाता। ये तो आदरणीय नवनीत चतुर्वेदी आपको मानना पड़ेगा। जी अखिलेश गौतम जी को नमस्कार। मित्रों, विपक्ष के लोग क्या बोल रहे हैं ये बहुत ध्यान देने की चीज नहीं है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो पहाड़ों से टकराने की मादा रखते हैं वो कंकड़ों में उलझ करके अपना समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि ये समय बर्बाद करने के लिए सड़कों पर पत्थर फेंकी जाती है ताकि आपकी जो स्पीड हो अवरुद्ध हो और आप तीव्र गति से जा रहे हैं उसमें कुछ धीमापन आवे। ये सब धीमापन है, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी के होने और नरेंद्र मोदी को होने के बाद देश के बड़े प्रतिष्ठा पर। वो दुनिया देख रही है। आज एक बात और आपको बता दूं, पहली बार मुझे समझ हो सकता है ये बात मैं श्योर नहीं कर रहा हूं कि 70-75 साल में ये पहली बार हुआ या इसके पहले भी हुआ है, चूंकि इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं पहली बार सुना हूं कि 2 देश जिसमें युद्ध हो रही है उसमें एक महाशक्ति है, एटमी हथियार उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा है, अमेरिका से कई गुना ज्यादा एटमी हथियार है उसके पास। रशिया के पास जितनी परमाणु बम है उतने में दुनिया को वो 20 से 50 बार तक समूल नष्ट कर सकता है, उतनी हथियारें, फिर भी उसका स्टॉक खत्म नहीं होगा। उसने नाटो सेना से लेकर के दुनिया का महाशक्तियों को सीधे धमकी दे दिया है कि इस युद्ध में कूदने का मतलब रशिया से सीधा लड़ाई मोल लेना है और हमारी सेना चुप नहीं रहेगी। इस स्थिति में रशिया का राष्ट्रपति पुतिन भारत के प्रधानमंत्री को फोन करते हैं और आधा घंटा चर्चा करते हैं। चाय पीने पर तो चर्चा नहीं कर रहे होंगे, फेसबुक लाइव में राकेश परमार बकवास कर रहा है, ये बात पर तो चर्चा नहीं कर रहे होंगे। उन्होंने उनसे मदद मांगी होगी, अपनी बातें एक्सप्लेन की होगी। ये आपके भारतीय होने पर गर्व नहीं हो रहा है कि दुनिया की एक सबसे बड़ी महाशक्ति का राष्ट्राध्यक्ष जो दुनिया के किसी भी शक्ति को कुछ नहीं समझता वो आपके प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। अगर प्रेमचंद द्विवेदी का मार्गदर्शन पढ़ूं मेरे लिए यूजफुल होगा। आपने लिखा है कि यूक्रेन मामला यूएन में निंदा प्रस्ताव गिराना है और रूस और अमेरिका द्वारा भारत के दृष्टिकोण को प्रशंसा विश्व राजनीति का उत्कृष्ट उदाहरण। मैं वहीं आ रहा हूं आदरणीय प्रेमचंद द्विवेदी जी, मैं उसी पर आ रहा था। इसके अगला शब्द था वो। तो इस विषय पर रशिया का राष्ट्रपति का ये चर्चा, उसके बावजूद रशिया के राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री से बात हुआ, ये विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, तो यूक्रेन को भी ये बात की सूचना होगी। लेकिन तब भी यूक्रेन के राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री से बात करना और अनुरोध करना कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए और युद्ध को रुकवाइए, क्योंकि युद्ध कहीं का किसी चीज का परिणाम नहीं हो सकता। युद्ध विभित्सा है और ये दुनिया जानती है। आप इस बात को से प्राउड नहीं फील कर रहे। एक चीज और आपको पीछे लेके जाता हूं। आपको पता है कि फिलीपींस में और इजराइल में युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे को देख नहीं चाहते, एक दूसरे के विरुद्ध हथियार ताने रहते हैं। इजराइल का विमान अगर फिलीपीन बॉर्डर में सीमा में आ जाएगा तो वो उसको मार गिराएगा और उसका विमान इधर रहेगा तो मार गिराएगा।
लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा, एक सिनेमा में डायलॉग होता ना कि बाघ बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। वही स्थिति जब भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल दौड़ा हुआ था, तो जानते हो उस विमान को एस्कॉर्ट कौन कर रहा था? फिलीपींस के जहाजों ने। आपको जानकर आश्चर्य होगी कि प्रधानमंत्री के विमान का एस्कॉर्ट एक तरफ इजराइल की एयरफोर्स कर रही थी, दूसरी तरफ फिलीपींस की एयरफोर्स कर रही थी। दोनों दुश्मन हमारे प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट करते हुए अपने वायु सीमा से पार करवावे। ये है भारत के प्रधानमंत्री का वर्तमान नेतृत्व नरेंद्र मोदी के शक्ति, दूरदर्शिता और कूटनीतिक ज्ञान का। ऐसा नहीं है कि 70-75 सालों में पहली बार हुआ है कि हम अपने परंपरागत देश रूस से भी हथियार का सौदा कर रहे हैं और अमेरिका से भी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। वो कहता है कि अगर आप रूस से हथियार कर देंगे तो हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे, और अगर आप अमेरिका से हथियार कर देंगे तो हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे। और भारत महान की शक्ति और कूटनीतिक ज्ञान देखिए, नरेंद्र मोदी का इकबाल देखिए कि वो रूस से भी सौदा करते हैं, अमेरिका बुरा नहीं मानता, और अमेरिका से सौदा करते हैं तो रूस बुरा नहीं मानता। और तो और ब्रिटेन और फ्रांस से भी रक्षा सौदा किया जाता है। राफेल आया ना भी फ्रांस से। लेकिन एक दूसरे के जानी दुश्मन लोग भारत के प्रधानमंत्री के साथ आते हैं तो अपने आप में सेफ फील करते हैं, और कहीं कोई एक दूसरे पर उंगल उठाना और प्रभावित करने का प्रयास नहीं करता। ये भारत के प्रधानमंत्री के इकबाल की बात है। हमें खुश होना चाहिए कि हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को दिया है जिसका इकबाल पूरे दुनिया में है। ये भारत का प्रधानमंत्री 70-75 साल में आपने कभी सुना होगा कि अमेरिका में जा करके अमेरिकी प्रेस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि हमने बराक से बात किया था। ये कॉन्फिडेंस देख रहे, बॉडी लैंग्वेज आपने देखा कभी इतना बढ़िया? हमने बराक से बात किया था। आपने कभी ऐसा सुना है कि भारत का प्रधानमंत्री गया हो और वो पहले कुर्सी पर बैठा हो, अमेरिका का राष्ट्रपति बाद में बैठा हो? आपने ऐसा, आप बॉडी लैंग्वेज नहीं देखते जाने का? आपने कभी देखा है ऐसा बात? आपने कभी देखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति और रूस का राष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़ करके एयरपोर्ट पर रिसीव करने भारत के प्रधानमंत्री को जाए? कि इसी प्रधानमंत्री के शासनकाल में संभव हुआ है, क्योंकि दुनिया ये जानती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हमारा पहले वाला प्रधानमंत्री था वो भारत का प्रधानमंत्री, उसकी प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री में थी, नहीं, बिल्कुल थी। क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री होगा, कल आदरणीय प्रेमचंद्र द्विवेदी जी उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे, अखिलेश जी बैठ जाएंगे, या कोई भी बैठेगा तो उसको वो सम्मान भारत का प्रधानमंत्री होगा। उसको प्रेमचंद्र द्विवेदी से मतलब नहीं, अखिलेश गौतम से मतलब नहीं है। मतलब है वो प्रधानमंत्री भारत के 130-135 करोड़ का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन दुनिया ये देख रही है कि जो अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है वो रबड़ स्टैंप है या स्व विवेक से निर्णय वाला शख्सियत है। और इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान प्रधानमंत्री को डिटेक्ट करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो स्वयं प्रधानमंत्री खुद में है, वही खुद को डिटेक्ट कर सकते हैं। उनको कोई डिटेक्ट तो कर नहीं सकता, उनको कोई रिमोट से कंट्रोल तो कर नहीं सकता। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से पहले वाले जो परम आदरणीय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उनका ज्ञान विज्ञान और उनकी शिक्षा, उनकी हैसियत में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये तो सत्य था ना भाई कि शशि थरूर को त्याग पत्र देना पड़ा तो प्रणब मुखर्जी के घर गए थे। ये तो आपने टीवी पर देखा ना, समाचार चैनल में जो लोग समाचार देख रहे होंगे कि शशि थरूर सुनंदा पुष्कर में जब उनका नाम आया तो प्रणब मुखर्जी ने उनको फोन किया कि आप रिजाइन कर दीजिए। और जब वो रिजाइन करने गए तो प्रधानमंत्री क्या नहीं गए। मतलब ये तो कानून में ही नहीं लिखा है ना कि एक मंत्री के पास इस्तीफा देने जाएगा। ये तो पहली बार हुआ है ना भाई, ये पहली बार हुआ है कि शशि थरूर ने प्रणब मुखर्जी को जाकर के बात एक्सप्लेन की और उनको त्याग पत्र दिया। वो मनमोहन सिंह के घर नहीं गए, उनको पता था कि मनमोहन सिंह के घर कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको पता था ना कि पहले वाले प्रधानमंत्री को दुनिया जानती नहीं थी कि कैबिनेट मीटिंग में लोग सोनिया जी से जाकर पूछ लेते थे कि क्या होता था। सोनिया जी से जाकर अप्रोच लगाते थे कि हमको भी मंत्री बना लीजिए। सोनिया जी से निर्णय लिया जाता कि हमको टिकट दे दीजिए। मनमोहन सिंह को अच्छा मंत्री बनना थी इनको, ये कौन है जी, ये कुछ नहीं है, फलाना है। ये बात तो दुनिया जानती है ना, इसीलिए नरेंद्र मोदी का सम्मान करती है, क्योंकि रीढ़ आदमी नहीं है, शक्तिशाली आदमी है। मित्रों, अंतिम बात सिर्फ दो कहूंगा। उत्तर प्रदेश में अभी जो जितने चरणों में चुनाव बाकी है, कल चुनाव है, कल जिन जिन का मतदान होगा, एक तो सबसे पहले हाजिरों की प्रार्थना है कि आप सबसे पहले मतदान करिए। और
जहां जहां मतदान रह गया है जिस चरणों में, जैसे अभी मेरा 3 तारीख को मेरे बलिया में है, उसके बाद बनारस और गोरखपुर में है, उन सब लोगों से एक प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि जब आप ईवीएम के सामने जाएं बटन दबाने के लिए अपनी उंगली उठाएं तो सिर्फ 2 बात का ध्यान रखें कि आप जिस बटन को दबा रहे हैं वो बटन दबाने से आपका अधिकारों का दमन तो नहीं हो रहा है, आपके सम्मान का दमन तो नहीं हो रहा है, आपके शान से रहने के अधिकार का दमन तो नहीं हो रहा है। जब ये सोचेंगे तो आप सोच समझ पाएंगे कि आपको बटन कहां दबाना है। आपको बटन दबाने से पहले 2 बातें और याद करनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे देश में है, क्या इस पर कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा है? मैं समझ रहा हूं कि 70-75 साल में ये भी पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री पर इस बात का इल्जाम लग रहा है कि ये फालतू बोलते हैं, ठोक दो कहते हैं। ये कभी नहीं लगा कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का बेईमानी कर लिया हो। इनके मंत्री को नहीं लगा कि खनन घोटाला किया हो और मंच पर एक मंत्री दूसरे मंत्री को नहीं कह रहा है कि बेईमान है, हमने इसको इतने करोड़ में मंत्री बना दिया, हमने इसको इतने करोड़ में मंत्री बना दिया, और वर्तमान मुख्यमंत्री को कोई भतीजा माइक हाथ में छीन करके धक्का नहीं दे रहा है। ये जब सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हम एक ऐसे आदमी का चुनाव करने जा रहे हैं जिस पर किसी तरह का भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं है। और कोई पक्ष भी, अखिलेश यादव मायावती ने भी योगी आदित्यनाथ पर भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बेलगाम हो गए हैं, अपराधियों को ठोक रहे हैं। ये तो उनके लिए पारितोषिक है, तो उनका सम्मान है। अगर किसी को ये बात बताया जाए कि योगी आदित्यनाथ जी गुंडे, माफिया और आतंकियों को ठोक रहे हैं, तो ये तो आप मुफ्त में उनका प्रचार कर रहे हैं। तो एक बार बटन दबाने से पहले सोचिएगा, तो मुझे पूरा भरोसा नहीं, विश्वास है कि आपका बटन उसी निशान पर चढ़ेगा जो निशान भगवान विष्णु को प्यारा है, जो निशान लक्ष्मी जी को अर्पण किया जाता है और जिस निशान पर देवताओं का वास होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः कल देने वाले मतदान वाले सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आप मतदान जरूर दीजिए, क्योंकि अगर आप मतदान नहीं देते हैं तो आपको सरकार का आलोचना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने में जब आपका योगदान ही नहीं है तो आलोचना कैसा है? और अगर आप सरकार बनाने में योगदान दे रहे हैं तो फिर आलोचना कैसा है? आपने अच्छा चुना है तो अच्छा, और अगर अच्छा चुनने में आपने मदद नहीं किया है तो ये भी फिर कैसा? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः एक बार प्रणाम करता हूं और कल के मतदान के लिए बधाई देता हूं, और प्राउड इंडियन होने के नाते अपने प्रधानमंत्री को सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमको एक ऐसा मौका उपलब्ध कराया है जिससे देश दुनिया में हमारे पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है, भारतीय होने का मान बढ़ा है और भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम।